हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले क्लास में मैंने कंडक्टर्स के बारे में बताया था कि कंडक्टर्स दो तरह के होते हैं, एक मेटेलिक, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक। तो मेटेलिक कंडक्टर में कंडक्शन ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में जो कंडक्शन होती है यानी करंट का जो फ्लो होता है वो ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। तो आज आप लोगों को हम रेजिस्टेंस के बारे में बताएंगे कि जितने भी कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं वो करंट के फ्लो को अपोज करता है, तो उसमें अपोजिंग नेचर सबकी अलग अलग होती है। कुछ ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जो करंट के अपोज करने की उसकी टेंडेंसी बहुत कम होती है और उससे होकर के करंट का ज़्यादा फ्लो होता है। तो इसलिए हम लोग रेजिस्टेंस को डिफ़ाइन करेंगे कि रेजिस्टेंस कहेंगे द अपोजिंग नेचर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी in every conducting material is called resistance। यानी जितने भी कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं उसमें कुछ न कुछ करंट को फ्लो करने की जो उसमें टेंडेंसी होती है वो अपोज करता है, उसी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस के लिए ओम्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक लॉ दिया था जिसको हम लोग कहते हैं ओम्स लॉ। ओम्स का लॉ कहता है कि the potential difference in conductor is directly proportional to the current in ampere। इसको मैथमेटिकल भाषा में हम लोग लिखेंगे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V4 हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, और I को हम लोग कहेंगे करंट इन एम्पियर। तो इसलिए हम लोग V को लिखेंगे V इक्वल टू R इंटू आई। चूँकि R एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसी R को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर R जो है इसी को क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस। तो इसीलिए आपका R इक्वल टू V बाई आई। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि अगर V जो है पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, दो मान लिया कि कोई कंडक्टिंग वायर है, इसका A और B पॉइंट के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है
तो पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, इसके बीच जो अपोजिंग टेंडेंसी है यानी रेजिस्टेंस है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। यही ओम्स का लॉ है। इसी लॉ का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम आपको बताते हैं। इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम इस तरह से डिनोट करेंगे। अगर मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस पर हमने इसका पोटेंशियल डिफरेंस लिया और यहाँ हम इसका करंट लेते हैं, तो दोनों के बीच का जो ग्राफ होगा ये स्ट्रेट लाइन ऑब्टेंड होगा। मतलब जितनी पोटेंशियल डिफरेंस होगी और आई जो है उसका माने करंट का जो फ्लो होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा। इसी को हम ओम्स लॉ कहेंगे। तो अब हम आगे चलते हैं कि किस तरह से मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के केस में ये ओम्स का लॉ फॉलो होता है। तो देखिए, सबसे पहले कि अगर हम कोई एक मेटल का वायर लेते हैं, अगर इस वायर का लेंथ हमने L ले लिया, ये L लेंथ का वायर है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो इसके बीच जो रेजिस्टेंस होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A होगा। यानी इस मेटेलिक वायर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितनी कम होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। तो जिस तरह से ये मेटेलिक वायर के लिए ये रेजिस्टेंस जो नेचर है ये फॉलो करता है, उसी तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक केस में भी ये फॉलो करेगा। जैसे देखिए इस केस में, इलेक्ट्रोलाइटिक केस में, अगर हमने ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले लेते हैं, इसमें अगर इसमें दो मेटेलिक प्लेट को हमने डिजोल्व कर दिया, इसमें मान लिया कि इस दोनों प्लेट के बीच का लेंथ अगर L है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और इसमें अगर हम कोई इलेक्ट्रोलाइट को हम डिजोल्व कर देते हैं, सपोज कीजिए कि इसमें हमने KCl को डाल दिया, एक्वस सॉल्यूशन प्लस वाटर है इसमें, तो इस केस में इस दोनों प्लेट के बीच डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। इस प्लेट का एरिया जितना ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। तो जिस तरह से ये मेटेलिक वायर है, यह एक मेटेलिक वायर है, तो जिस तरह से इस मेटेलिक वायर में ये रेजिस्टेंस फॉलो करता है, उसी तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक केस में भी ये रेजिस्टेंस फॉलो करेगा। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, R तो हो गया आपका रेजिस्टेंस, L को कहेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन टू मेटल प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन टू मेटल प्लेट, और A को कहेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अब आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में ये जो फ्लो होता है करंट का, ये ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। अब जैसे KCl को वाटर में डिजोल्व करेंगे, यानी एक्वस मीडियम में ये K प्लस आयन एक्वस देगा, प्लस Cl माइनस आयन एक्वस प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह से जो ये अब इसको अगर हम
अगर इसका हम रेजिस्टेंस को मेज़र करेंगे, जैसा कि आप लोग जानते हैं फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंस को हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज से मेज़र करते हैं। तो इसके बारे में आपको हम बताएंगे कि ये जो है किस तरह से जो है इसका रेजिस्टेंस हम लोग मेज़र करेंगे, ये आगे बताया जाएगा। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पर R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A है, तो इसीलिए एक कांस्टेंट वैल्यू लेंगे रो इंटू L/A। यह जो रो वैल्यू है इसी को हम लोग, यह जो रो है यह है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। रो को हम लोग कहेंगे रेजिस्टिविटी या इसको कहेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब अगर इसका हम तो अब अगर रो का मेजरमेंट करते हैं तो रो इक्वल टू हो जाएगा हमको RA/L। RA/L, देयरफॉर रो इक्वल टू RA/L। तो अब इसका जो रेसिप्रोकल होता है उसी को हम लोग कहते हैं कंडक्टिविटी। यानी कंडक्टिविटी किसको कहेंगे? कंडक्टिविटी। इस कंडक्टिविटी का रिप्रेजेंटेशन होता है, इसको कप्पा बोला जाता है, कप्पा। तो कंडक्टिविटी कप्पा का डिफिनीशन है कि द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी is called conductivity। It is represented by, इसको कप्पा बोलते हैं, ये एक ग्रीक वर्ड है कप्पा। तो यही कंडक्टिविटी है। तो इसीलिए अगर हम अब इसका जो है, इसीलिए हम लोग इसको कहेंगे ये कप्पा इक्वल टू हो जाएगा 1/रो, और ये वैल्यू आपको आ जाएगा, इसका अगर रेसिप्रोकल लेते हैं तो हो जाएगा आपको 1/रो, तो 1/RA/L, इसको लिखेंगे 1/R इंटू L/A। यहाँ पर L/A जो है इसको हम लोग सेल कांस्टेंट कहते हैं। Here L/A is called सेल कांस्टेंट। अब अगर हम इसका यूनिट को मेजर करेंगे, कप्पा का यूनिट क्या होता है? यूनिट कप्पा, तो 1/R इंटू L/A। तो रेजिस्टेंस का यूनिट जो होता है, आप जैसा जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो है इसको हम लोग ओम इस तरह से लिखेंगे। L है, इसका SI सिस्टम में मीटर होगा, एरिया है इसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए इसको लिखेंगे हम लोग ओम इन्वर्स इंटू मीटर इन्वर्स। तो ओम इन्वर्स को ही साइमन बोला जाता है, तो साइमन पर मीटर है ना, S4 हो गया साइमन। S को हम लोग कहेंगे कि ओम इन्वर्स, इसी को साइमन कहा जाता है। S को हम लोग कहते हैं साइमन। ये SI सिस्टम में जो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है इसी को साइमन कहते हैं।
तो अब आप लोग जैसा जानते हैं कि यूनिट में जैसे हम लोग यहाँ पर cm लिखते हैं या पर मीटर लिखते हैं, तो इसके यूनिट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो इसीलिए SI सिस्टम इसको साइमन पर सेंटीमीटर भी लिखा जाता है। तो इसलिए यहाँ हम कप्पा का यूनिट जो लिखेंगे वो साइमन पर cm, ये इसका यूनिट हो गया आपका। देखिए कप्पा थोड़ा सा इस तरह से कर्व करके लिखना है, इसी को कहेंगे कप्पा, यानी यही हो गया कंडक्टिविटी। तो इस तरह से कंडक्टिविटी को हम मेज़र कर सकते हैं अगर हमको इसका रेजिस्टेंस मालूम है। अगर रेजिस्टेंस अगर मालूम है, अगर उसका सेल कांस्टेंट मालूम हो, तो हमको कंडक्टिविटी मेज़र कर सकते हैं। तो आज हम आप लोगों को ये कंडक्टिविटी के बारे में बताया। अब हम आप लोगों को फिर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है ये आगे की कक्षा में बताएंगे।